students, warm welcome. Can you identify this bird in the picture? बच्चों, क्या आपने कभी इस पक्षी को देखा है जिसकी चोंच लंबी सी होती है और जो अपनी इस चोंच से सूखी लकड़ी में छेद करता रहता है और फिर इतनी मेहनत के बाद इसे कहीं थोड़ा बहुत भोजन मिलता है। बच्चों, ये बर्ड है वुडपेकर। इट मीन्स कटफोड़ा। और इस बर्ड को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बर्ड तो एक वुमन था। इसे किसी ने श्राप दे दिया था। सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है ना? तो आइए पढ़ते हैं हम वुडपेकर की कहानी को, और वो भी एक पोएम की फॉर्म में। Yes, dear students, today we are going to read poem number 5 in your book, Beehive, and the title of the poem is A Legend of the Northland. Legend means a story about mythical or supernatural beings or events. और बच्चों, ये कहानी सुनाई जाती है नॉर्थलैंड में। इसका मतलब है दुनिया के नॉर्थ साइड में जो कंट्रीज आते हैं वहाँ पर इस कहानी को सुनाया जाता है। This beautiful poem is composed by a renowned American poetess, Phoebe Cary. Now let's start reading of the poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Here Northland means countries in the North Pole region of the earth. धरती के उत्तरी हिस्से की तरफ जो देश आते हैं, तो वहाँ पर ये कहानी सुनाई जाती है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर बहुत दूर नॉर्थलैंड के देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, वहाँ क्या होता है? वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के समय घंटे कम होते हैं। इसका मतलब दिन बहुत ही छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों की रातें बहुत ही लंबी होती हैं। और कितनी लंबी? दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि लोग पूरी पूरी रात को सोकर नहीं बिता सकते। इसका मतलब नॉर्थलैंड की कंट्रीज़ में दिन छोटे छोटे होते हैं और रातें बहुत ही लंबी, और रातें इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं कि लोग उन्हें केवल सोकर पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे देशों में क्या होता है? आइए आगे पढ़ते हैं। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. Swift reindeer का मतलब है बच्चों तेज गति से भागने वाले रेंडियर। रेंडियर एक तरीके से स्टैग जैसा ही हिरण होता है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं? जब बर्फबारी होती है तो वे स्लेजेस का मतलब एक ऐसा व्हीकल जिसे डॉग या हॉर्स ही पुल करते हैं और इसे बर्फ के ऊपर चलाया जाता है। तो ऐसी गाड़ियों में रेंडियर को हार्नेस कर लिया जाता है। इसका मतलब उसे जोत लिया जाता है। वहाँ पर गाड़ी रेंडियर खींचते हैं। और ऐसे में क्या होता है? एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से बच्चे जो कपड़े डालते हैं वो फरी होते हैं, और ऐसी ड्रेस में वो बहुत ही मजाकिया लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे भालू के बच्चे ही आ गए हों। आप जरा इस पिक को देखिए। इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक रेंडियर से एक स्लेज को बांध दिया गया है और वो रेंडियर ही इस गाड़ी को पुल कर रहा है। और दूसरी पिक में देखो बच्चों, ये बच्चा कितना फनी लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि सचमुच भालू का ही बच्चा यहाँ पर आ गया हो। तो इस तरीके से पोएट बताती हैं कि जब बर्फबारी होती है तो लोग स्लेजेस में चलते हैं और बच्चे बहुत ही फनी दिखाई देते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They means elders. Them means children. कि बड़े लोग बच्चों को एक क्यूरियस, एक अजीब ही कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे नहीं लगता कि ये सच्ची कहानी है, लेकिन फिर भी आप इस कहानी से एक लेसन सीख सकते हैं। अगर मैं आपको कहानी सुनाऊंगी तो आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, पोएट हमें वुडपेकर की वो इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली है। आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स स्टार्ट इट। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार जब अच्छे दिल वाले सेंट पीटर बच्चों
जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल होते थे सेंट पीटर, और वो बहुत ही महान थे। एक बार जब ये सेंट पीटर नीचे दुनिया में, इट मीन्स धरती पर रहते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग मीन्स धर्म का उपदेश देते हुए इस दुनिया में इधर उधर घूमते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो बहुत ही महान थे और धरती पर लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। तो एक बार घूमते घूमते वो किसी के घर में पहुंचे, और उसमें क्या हुआ, आइए आगे पढ़ते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो सेंट पीटर घूमते घूमते एक घर के दरवाजे के पास आ गए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो धरती पर इधर उधर घूम रहे थे तो वे एक घर के सामने आए। और बच्चों आगे क्या हुआ, वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटे कद वाली औरत केक बना रही थी। तो सेंट पीटर जब किसी घर के सामने आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी औरत यहाँ पर रहती है और वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ मीन्स फायर प्लेस, उसने इन केक्स को फायर प्लेस में रखा हुआ था और वह केक को बेक कर रही थी। तो इस तरीके से औरत केक बना रही थी और अब सेंट पीटर उससे कुछ कहने वाले थे। क्या कहने वाले थे? And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब सेंट पीटर उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, व्रत रखा हुआ था, इसकी वजह से वो बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे थे क्योंकि दिन लगभग बीत चुका था। तो बच्चों सेंट पीटर उपवास रखते थे, व्रत करते थे, और क्योंकि अब दिन लगभग बीतने वाला था, ख़त्म होने वाला था, तो उन्हें बहुत ही कमज़ोरी महसूस हो रही थी, उन्हें बहुत ही भूख लगी हुई थी। He asked her from her store of cakes to give him a single one. अब सेंट पीटर ने उस औरत से कहा कि तुम अपने केक्स के स्टोर में से मुझे सिर्फ एक केक दे दो। तो बच्चों ये बताइए, आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए और आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो क्या आप उसे खाना खिला देते हैं? हाँ, मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे बच्चे उस भूखे व्यक्ति की हेल्प करते होंगे। लेकिन इस पोएम में आप देखेंगे बच्चों कि ये लिटिल वुमन बहुत ही ग्रीडी है। ये पता नहीं अब सेंट पीटर के साथ क्या करने वाली है। आइए आगे देखते हैं। बच्चों आगे पोएम पढ़ने से पहले जरा हम लिटिल वुमन के हर्थ, फायर प्लेस को भी देख लें, और जो वो केक तैयार कर रही थी उनको भी देख लेते हैं। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना? तो सोचिए, सेंट पीटर जिन्होंने व्रत रखा हुआ था, जिनको भूख के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी, उन्हें कितना मन कर रहा होगा कि उनको केक जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन ये लिटिल वुमन ये क्या रिस्पॉन्स देगी, जरा देखते हैं हम। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. बच्चों ये लिटिल वुमन बड़ी ग्रीडी है। उसने सेंट पीटर के कहने से एक छोटा सा केक बना दिया, लेकिन जब ये केक बेक हो रहा था, इसकी बेकिंग प्रोसेस चल रही थी, तो उस औरत ने केक की तरफ देखा और सोचा कि अरे ये तो बहुत बड़ा केक है, मैंने तो बहुत बड़ा केक बना दिया और इतना बड़ा केक तो दिया नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि ये औरत इस केक को दे देगी या इससे छोटा केक बनाने की कोशिश करेगी। आप क्या सोचते हैं बच्चों? चलिए आगे चलते, हमें पता ही लग जाएगा। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अब बच्चों क्योंकि इस ग्रीडी वुमन को पहले वाला केक बड़ा लग रहा था, तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने दूसरे केक का पेस्ट बनाया और पहले वाले से थोड़ा और छोटा केक बनने के लिए रख दिया। लेकिन जब इसने इस केक को पलटा, टर्न ओवर किया और फिर से देखा, तो उसके मन में फिर से लालच आ गया। उसे क्या लगा कि अरे ये केक तो पहले वाले केक जितना ही बड़ा बन गया। देखिए बच्चों ये औरत कितनी कंजूस है, घर में आए हुए एक भूखे सेंट को खाना भी नहीं खिला सकती। आप तो ऐसा नहीं करते होंगे ना? तो देखते हैं इस लिटिल वुमन ने आगे क्या किया होगा।
Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. बच्चों, अब इसने तीसरी बार ट्राई किया, तीसरा केक बनाने की कोशिश की और क्या किया? टाइनी स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। अब उसने आटे की और भी छोटी अमाउंट ली, कम अमाउंट ली और इसको गूथा और इसको रोल करती रही, उसे बेलन से चला चला कर और आगे फ्लैट करती रही। इट मीन्स बच्चों देखो, जैसे रोटी बनाते हुए आटा अगर मानो कम हो और उसे हम बेलन से बेलते रहें, चलाते रहें तो बिल्कुल पापड़ जैसी पतली बन जाती है। तो ये कंजूस औरत भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। उसने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया, बिल्कुल पतला सा पीस तैयार किया एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। आप पिक में भी देख सकते हैं बच्चों, एक वेफर बिल्कुल पतली सी स्लाइस होती है। तो इतना पतला केक अब इस कंजूस औरत ने बेक करने के लिए रख दिया। लेकिन देखिए, इस पतले केक को भी वो नहीं दे सकी। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। पार्ट होना मीन्स जुदा होना, उसको अलग करना। लेकिन ये कंजूस औरत तो इतने पतले से वेफर जितने पतले केक को भी नहीं दे पाई। For she said, "My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away." So she put them on the shelf. अब वो छोटे से छोटा केक बनाए जा रही थी लेकिन दे नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, उसने कहा, अरे मेरे केक कितने छोटे से लगते हैं जब मैं खुद उनको खाती हूँ। इट मीन्स जब वो औरत खुद केक खाती है तो उसे लगता है कि उसने छोटा सा केक खाया है। लेकिन अब जब केक देने की बारी आई, केक किसी दूसरे व्यक्ति को खिलाने की बात आई, तो उसने क्या सोचा? आर यट टू लार्ज टू गिव अवे। अरे केक तो इतने बड़े बन रहे हैं कि मैं इनको दे ही नहीं सकती। तो इस तरीके से तीसरा केक भी बच्चों उसने सेंट पीटर को नहीं दिया। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और उसने शेल्फ के ऊपर ये तीनों केक रख दिए। बेचारे सेंट पीटर भूख के मारे कमजोरी महसूस कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब ये वूमन केक लेकर आएगी। लेकिन सेंट पीटर को तो पता ही नहीं कि क्या अंदर चल रही थी बात। ये लिटिल वूमन कोई भी केक नहीं दे पा रही थी। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, जब आपको भूख लगी हुई हो और आपकी मम्मी आपको खाना दे ही नहीं रही हो तो क्या आता है? गुस्सा। हाँ बच्चों, अब सेंट पीटर को भी गुस्सा आने वाला है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. और बच्चों वेट करते करते सेंट पीटर को बहुत ही गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें भूख भी लगी हुई थी और उपवास की वजह से कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। एंड श्योरली सच अ वूमन, और निश्चित रूप से ऐसी औरत तो एक सेंट को भी गुस्सा दिलाने वाला ही काम कर रही थी। प्रोवोक करना मीन्स गुस्सा दिलाना। बच्चों एक सेंट जो है, एक संत, बहुत ही शांत होते हैं और यहाँ पर तो सेंट पीटर की बात चल रही है जो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे। वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के थे, शांत नेचर के थे। लेकिन इस औरत के व्यवहार ने तो सेंट पीटर को गुस्सा कर दिया। और बच्चों आपने बहुत सारे सीरियल्स भी देखे होंगे जिनमें क्या होता है कि अगर एक संत को गुस्सा आ जाए तो वो कर्स करते हैं, वो श्राप देते हैं। तो इस ग्रीडी वूमन को भी एक कर्स मिलने वाला था, और वो क्या था आइए देखते हैं। And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." और अब गुस्से में सेंट पीटर ने क्या कहा कि तुम तो इतनी सेल्फिश हो, इतनी स्वार्थी हो कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम इंसान के, मानव के रूप में रहो। तुम्हें तो इतना भी अधिकार नहीं है कि तुम्हें फूड मिले, भोजन मिले, एंड शेल्टर मीन्स कोई भी आश्रय, कोई रहने के लिए मकान मिले, कोई जगह मिले, और ना ही तुम अपने आप को वॉर्म रख सको, तुम्हें तो आग भी नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से गुस्से में सेंट पीटर ने अब क्लियर कर दी थी बात कि इस औरत को तो मानव के रूप में रहने का, इस धरती पर रहने का, भोजन मिलने का, मकान में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। Now you shall build as the birds do,
and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। और अब आगे सेंट पीटर ने गुस्से में क्या कहा कि अब तुम जैसे बर्ड्स अपना घर बनाते हैं बड़ी मेहनत से, तुम वैसे ही अपना घर बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी मीन्स कम, लैकिंग इन क्वांटिटी। बर्ड्स बेचारे सुबह अपने आशियाने से निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं। आप आसमान में भी देखते होंगे कि कैसे बर्ड्स इधर उधर उड़ते रहते हैं और उन्हें फूड भी ज़्यादा नहीं मिलता। बच्चों, जैसे हमें क्या है, हम किसी भी शॉप पर जाकर कुछ भी खा पी सकते हैं, हम अपनी मनपसंद व्यंजन को खा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से हम कोई भी डिमांड रख सकते हैं कि ये खाना है वो खाना है, लेकिन बर्ड्स को ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है। बर्ड्स को तो स्कैंटी फूड मिलता है। तो सेंट पीटर गुस्से में इस औरत को कर्ज कर रहे थे कि अब से तुम पक्षियों की तरह रहोगी। जैसे पक्षी मेहनत से एक एक तिनके से घर बनाते हैं, तुम ऐसे ही अपना घोंसला बनाओगी। तुम्हें भोजन भी बहुत ही कम मिलेगा, और वो भी कैसे मिलेगा? बोरिंग। बोरिंग मीन्स छेद करना, किसी भी चीज़ में होल बनाना, और फिर जो है इस तरीके से पूरे दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए ड्राई वुड, सूखी लकड़ियों में छेद करते करते स्कैंटी फूड तुम्हें मिलेगा। और बच्चों, ये सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं? वुड पैकर की। एक वुड पैकर लकड़ी में, पेड़ की सूखी लकड़ी में छेद करता रहता है और वहाँ से वो कुछ कीड़ों को खाता है या इधर उधर जो भी उसे फूड मिलता है। तो अब इस वूमन को सेंट पीटर ने कर्ज दे दिया था कि तुम एक वुड पैकर बनोगी। और बच्चों, क्या होने वाला था? क्योंकि ये सेंट पीटर महान थे, इनका कहा हुआ कभी भी गलत नहीं हो सकता था, झूठा नहीं हो सकता था। अब ये औरत वुड पैकर बनने वाली थी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। और बच्चों, सेंट पीटर के कहते ही क्या हुआ? वो औरत चिमनी में से होती हुई ऊपर बाहर की तरफ निकल गई। वो एक भी शब्द नहीं बोली। और जैसे ही वो औरत चिमनी में से होकर बाहर गई तो बाहर क्या निकला? बाहर था एक वुड पैकर। अब वो औरत एक बर्ड में चेंज हो चुकी थी। और वो भी कौन सा बर्ड? एक कटफोड़ा, एक वुड पैकर। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame। बच्चों, अब वो क्योंकि चिमनी में से होकर गई थी, धुएं में से, आग में से होकर गई थी, तो उसकी बॉडी कैसी हो गई थी? उसके सारे कपड़े जल गए थे और कोयले के जैसे काले हो गए थे। और उसके सिर पर क्या बचा था? एक स्कारलेट कैप, एक रेड कलर की कैप। आपने बच्चों पिक्चर में भी देखा होगा कि वुड पैकर के सिर पर रेड कलर की कैप होती है। तो ये औरत भी अब एक वुड पैकर बन गई थी। तो इसकी बॉडी काली हो गई थी और इसके सिर पर एक रेड कैप रह गई थी। And every country school boy had seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। और आगे पोएट बताती हैं कि हर देश में, हर स्कूल के लड़के ने उसे, इट मीन्स वुड पैकर को, उस वूमन को जंगल में देखा ही होगा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वो औरत, वो वुड पैकर आज भी पेड़ों पर रहती है। और वो क्या करती है? बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाना प्राप्त करने के लिए पेड़ों पर, सूखी लकड़ी पर छेद करती रहती है। तो बच्चों, थी ना ये इंटरेस्टिंग कहानी कि कैसे वुड पैकर एक औरत था, या ये कहिए कि पहले जो एक औरत थी वो सेंट पीटर के कर्ज की वजह से वुड पैकर बन गई। तो बच्चों, ये था पोएम का टेक्स्ट। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो भी पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ की गई हैं। सबसे पहले है बच्चों, सिमिली का यूज़ किया गया है। सिमिली में कंपैरिजन की जाती है चीज़ों के बीच में, और वो भी कैसे? आपको लाइन्स में, सेंटेंसेस में एज एंड लाइक ये वर्ड्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। यहाँ पर बच्चों की तुलना की गई, कंपैरिजन की गई, किसके साथ?
भालू के बच्चों के साथ। और साथ ही देखो बच्चों, लाइक वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये कंपैरिजन में सिमिली का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। उस औरत के सारे कपड़े जल गए थे और किसकी तरह काले हो गए थे? कोयले की तरह, ब्लैक एज अ कोल। तो यहाँ पर एज वर्ड यूज़ किया गया है और उसके जले हुए काले कपड़ों को कोयले के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस है बच्चों एलिटरेशन, जिसमें नियर बाय वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ की जाती है और ख़ास बात होती है कि वो साउंड वर्ड्स के स्टार्टिंग में ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, दे टेल देम, यहाँ पर बच्चों देखो दे देम द साउंड है और वो भी दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में है, तो इसे हम कहेंगे एलिटरेशन का एग्जाम्पल। आगे देखिए, एंड यट यू, यह साउंड है किसमें? यट यू में, तो दोनों वर्ड्स में और स्टार्टिंग में यह साउंड है, सेम साउंड रिपीट हो रही है और वो भी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसे हम कहेंगे एलिटरेशन का एग्जाम्पल। आगे देखिए, फेंट विद फास्टिंग, फ साउंड रिपीट हो रही है फेंट फास्टिंग में। नेक्स्ट है एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। अब बताइए बच्चों कहाँ पर यूज हो रहा है ये एलिटरेशन? कौन सी साउंड है सेम? गेस कीजिए, स्टिल स्मॉलर, स साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट है, तो ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डिवाइस इज रेपिटिशन। बच्चों इसमें वर्ड्स को रिपीट किया जाता है किसी भी आइडिया को हाईलाइट करने के लिए। इस पोएम में कौन कौन से वर्ड्स रिपीट किए गए हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले पोएम की स्टार्टिंग ही हुई थी अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, तो यहाँ पर अवे वर्ड को रिपीट किया गया है ये दिखाने के लिए कि ये नॉर्थ लैंड के दूर बसे हुए देशों की कहानी है, वहाँ पर इस कहानी को सुनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल था बच्चों बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। ये किस लिए था कि बर्ड जो है उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वुड पैकर अपनी चोंच से छेद करता रहता है लगातार, वो ऐसी मेहनत करता रहता है तब कहीं जाकर उसे कुछ खाने को मिलता है। इसी तरीके से एक और लाइन आई थी बच्चों, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, तो यहाँ पर इन वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेपिटिशन यूज़ किया गया है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम क्या होती है बच्चों? जहाँ पर हम सेम म्यूजिकल साउंड को नोट करते हैं। इसमें पोएम के हर लाइन हर सेंटेंस के एंड वाला वर्ड लिया जाता है और उसे एक नाम दे दिया जाता है। एग्जाम्पल, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, नॉर्थ लैंड को हमने इस साउंड को नाम दे दिया ए। आगे पढ़ते हैं, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, अ फ्यू साउंड नॉर्थ लैंड, ए साउंड से अलग है तो हमने इसको नाम दे दिया बी। आगे चलिए, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, विंटर ये फिर ए और बी से डिफरेंट साउंड आ गई तो इसको हमने नाम दे दिया सी। आगे देखिए, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, अब ये देखो किससे मिलती है साउंड? फ्यू थ्रू, ये साउंड सेम है तो हम थ्रू को नाम देंगे बी का। तो ये होती है राइम स्कीम, जहाँ पर सेम म्यूजिकल साउंड होगी तो उनको सेम नाम दे दिया जाएगा। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम बनी है बच्चों ए बी सी बी। आइए आगे देखते हैं अगले स्टैंजा की क्या राइम स्कीम होगी। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, अब देखो रेंडियर डिफरेंट साउंड आ गई ए बी सी से, तो इसको हमने नाम दे दिया डी। आगे चलिए, टू द स्लैजेस व्हेन इट स्नोज, ये डिफरेंट साउंड आ गई डी से, आगे हमने नाम रखा ई। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, फिर से डिफरेंट साउंड, हमने इसको नाम दिया एफ। इन देयर फनी फरी क्लाउड्स, अभी किससे मिलती है? स्नोज क्लाउड्स, ज साउंड यहाँ पर सेम आ रही है तो इसको हमने नाम दे दिया ई। तो इस तरीके से इस स्टैंजा की राइम स्कीम बन गई है डी ई एफ ई। एंड नाउ इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस पोएम इज अ बैलेड। बैलेड क्या होता है बच्चों? एक पोएम या सॉन्ग जिसमें कोई कहानी सुनाई जाती है
और जिसमें शॉर्ट स्टैंजाज होते हैं। तो बच्चों बताइए, जो पोएम हमने पढ़ी है वो बैलेड है या नहीं? यस, इट इज़ अ बैलेड, क्योंकि इसमें एक कहानी सुनाई गई है और इसमें शॉर्ट स्टैंजाज भी हैं। दिस पोएम नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी वूमन हु इज चेंज्ड इनटू अ बर्ड। ये पोएम हमें एक लालची औरत की कहानी सुनाती है जिसको एक बर्ड में चेंज कर दिया जाता है। इट इज़ रिटन इन स्टैंजाज हैविंग 4 लाइन्स ईच। इस पोएम में हमने देखा था कि 4 लाइन वाले स्टैंजाज भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पोएम एक ballad है. So it is a ballad. Now let's start discussion of the important questions of the poem. And the first question is, which country do you think the Northland refers to? बच्चों, the Northland इस शब्द से कौन से देश की तरफ संकेत किया गया है? And the answer is, it is a country in the north where days are short and nights are long. इसका मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसा देश जहाँ पर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर एंड व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा था और उस लेडी का क्या रिएक्शन था, उसने क्या रिस्पॉन्स किया था? आंसर इज, Saint Peter asked the old lady for a piece of cake. सेंट पीटर ने उस औरत से एक पीस केक मांगा था। But the lady was very greedy and miser. लेकिन वो औरत तो बहुत ही लालची और कंजूस थी। She did not give him anything to eat. उसने सेंट पीटर को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था। Next question is, how did Saint Peter punish the lady? आपको पता है ना बच्चों, सेंट पीटर ने लेडी को कैसे पनिश किया था? सेंट पीटर ने लेडी को वुड पैकर में चेंज कर दिया था। ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पैकर। सेंट पीटर ने उसे कर्स किया, एक श्राप दिया और वह कटफोड़े में चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज द वुड पैकर गेट इट्स फूड? वुड पैकर को अपना भोजन कैसे प्राप्त होता है? आंसर इज, द वुड पैकर boards the hard and dry wood to get its food. woodpecker हार्ड, सख्त और सूखी लकड़ी में छेद करता रहता है और उसके बाद उसे भोजन मिलता है। इसका मतलब वुडपैकर अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए सूखी और सख्त लकड़ी में छेद करता रहता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? क्या ये एक सच्ची कहानी है और इस पोएम का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? आंसर इज, नो, इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी। नहीं, यह एक सच्ची कहानी नहीं है। इट इज़ अ लेजेंड। ये तो एक लेजेंड है। बच्चों, हमने बिगनिंग में ही आपको बताया था कि ये एक लेजेंड है, इसके टाइटल में भी यही दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई सुपरनैचुरल या मिथिकल स्टोरी सुनाई गई है। इट्स इम्पोर्टेंस लाइज इन इट्स मोरल लेसन। और इस कहानी का, इस पोएम की इम्पोर्टेंस है इसके मोरल लेसन में। इस पोएम से जो हमें शिक्षा मिलती है उसमें इसकी इम्पोर्टेंस है। इट टीचेज अस दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन शेयरिंग थिंग्स विद द पर्सन्स हु आर इन नीड। इस कहानी से हमें पता लगता है कि सच्ची खुशी तो उन व्यक्तियों के साथ जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है उनके साथ चीज़ें शेयर करने में है। बट इफ़ वी आर ग्रीडी वी कैन नॉट बी हैप्पी इन आवर लाइफ। लेकिन यदि हम लालची हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल सकती, हम खुश नहीं रह सकते। तो बच्चों, थी ना ये इंटरेस्टिंग पोएम? एंड हियर द पोएम एंड्स। I hope you have enjoyed it. You have learned a lot of things. Thank you very much for watching this video.